अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 यानी मशक नंबर 1 जो है उसका हम स्टार्ट लेंगे। तो इसके अंदर डेफिनेशन है 10 से 12 डेफिनेशन। स्टूडेंट उनके कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज से मुतल्लिका जो 2 डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये मैट्रिक्स के बारे में, कालब के बारे में ये चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले कालब को जो है कालब को डिफाइन किया जाता है। कालब की डेफिनेशन है, आर्थर कैले वो साइंटिस्ट था जिसने कालबों का तस्वर दिया और उसने कहा कि मुख्तलिफ नंबर्स को, आदाद को, रियल नंबर्स को, हकीकी आदाद को, या जस्ट आप अदद लिख लें, आदाद लिख लें, नंबर्स लिख लें, डिजिट्स लिख लें, उसको एक खास तरतीब के साथ, जिसको रेक्टेंगुलर अरे उसने डेफिनेशन में नाम दिया है। अब रेक्टेंगुलर अरे यानी मुस्ततीली बनावट, आप इसकी बजाय खास तरतीब के साथ लफ्ज यूज कर लें और उसको बड़ी ब्रैकेट में यानी स्केयर ब्रैकेट में बंद करना, क्लोज्ड करना जो है वो कालब कहलाता है। इसके बाद कालब का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल हरूफ में रखा जाता है और उसके अंदर जो अरकान लिखे जाते हैं, जो रुकन लिखे जाते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। मतलब अगर उसके अंदर अल्फाबेट्स लिखने हैं तो उनको हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद कालब के अंदर 2 तरह की हमें लाइनें नजर आती हैं। एक जो हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको हम उफ़की लाइन कहते हैं, उसको हम कतार का नाम देते हैं, रो का नाम देते हैं। और एक लाइन हमें नजर आती है अमूदी, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम कालम का नाम देते हैं। यानी यूं समझें कि स्टूडेंट जो आपका दस्ता होता है, दस्ते के अंदर जो लाइन है जिसके ऊपर आप लिखते हैं, जिस तरतीब में, जिस सीक्वेंस में लिखते हैं, उस तरह की लाइन को कतार कहते हैं। इसको उफ़की लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और जो मार्क्स लगे होते हैं, जो हाशिए जिसको आप कहते हैं, स्ट्रेट जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, जो अमूदी लाइन होती है, उसको कालम कहते हैं। इसके बाद ये कतार और कॉलम यानी रो और कॉलम के कंसेप्ट के बाद जो है इसके अंदर डेफिनेशन कालमी कालब की आती है, कतारी कालब की है, कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार होती है, वो कतारी कालब कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। और जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है, वो कालमी मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कालब का जो मर्तबा है, जिसको उर्दू के अंदर कहते हैं, उसमें हमें यह करना होता है कि हमने पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी होती हैं, यानी कतारों की तादाद। वो कौन सी होती है? कतारें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो उसकी तादाद लिखने के बाद आपने सेंटर में बाय लिखना होता है और फिर आगे आपने नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कालमों की तादाद लिखनी होती है। वो कालब से आप गिनती कर लें तो वो उस कालब का ऑर्डर कहलाता है। यानी कालब के मर्तबे से मुराद क्या है? दिए गए कालब में पहले कतारों की तादाद, ये याद रखना है, पहले रोज लिखनी है। अगर आपने पहले कॉलम लिख दिया तो आपका क्वेश्चन, आपकी डेफिनेशन गलत हो जानी है। कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद, तो वो उस कालब का ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट यूज होगा इक्वल मैट्रिक्स का, मसावी कालब का। तो 2 कालब जो है वो कब आपस में इक्वल होते हैं, इसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, उन दोनों का पहले ऑर्डर यानी मर्तबा सेम होना चाहिए। अगर उनका मर्तबा सेम है, ऑर्डर सेम है, तो फिर हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि उनके जो मुतनाजरा अरकान है, जो करॉस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, जो करॉस्पोंडेंस एलिमेंट रखते हैं, वो आपस में इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों कालब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये वो कंसेप्ट हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने यूज करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। तो चलते हैं जी, इन्हीं आइडियाज को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। वो ऊपर क्वेश्चन में कहता है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
दिए गए कालमों का मर्तबा मालूम करें। अब स्टूडेंट इसके 5, 6, 7 जूस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। मैंने 3 से 4 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। इसके अंदर ही हमें समझ आ जाएगी कि किसी कालब का मर्तबा, किसी कालब का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम कालब ए की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने यहां सबसे पहले लिखना होता है कालब ए का मर्तबा, यानी जो भी आपको कालब दिया जाएगा उसका मर्तबा, कालब का मर्तबा। और इंग्लिश के अंदर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने पहले लिखनी होती है नंबर ऑफ रोज। अच्छा, नंबर ऑफ रोज को जो उसके अंदर लिखे गए कतारें होती हैं उसको इन जनरल टर्म याद रखना एम से भी जाहिर करते हैं, स्मॉल एम से। जहां भी स्मॉल एम लिखा आता है ना तो समझ जाना इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज के जो एलिमेंट होते हैं उनको आई से जाहिर किया जाता है, छोटे आई से। ये टर्म हायर क्लासों के अंदर आई जे यूज होती हैं। तो बहरहाल नॉलेज के लिए हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज जो है, यानी यहां पे आप यहां लिख लें कतारों की तादाद तब भी ठीक है, या आप जस्ट क्या लिख दें एम। तो एम से मुराद भी नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की तादाद ही कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहां हमने सेंटर में लिखना होता है बाय, और आगे हमने लिखने होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कालमों की तादाद को एन से जाहिर किया जाता है। बाद का एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि किसी कालम का मर्तबा होता है, नीचे उसने ये नहीं लिखा होता कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद, वो लिख देता है एम बाय एन या एन बाय एम। तो ये टर्म हमारे इस लेवल पे इस्तेमाल होती है, इसको जहन में रखना है। यानी अक्सर ये कहा जाता है कि पेपर में क्वेश्चन जो आया वो कंसेप्चुअल था, होता नहीं है, वही चीजें होती हैं, जस्ट उसी को थोड़ा सा उसने स्टूडेंट को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया होता है। तो बहरहाल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कालबों का मर्तबा, इस कालब का मर्तबा, किसी भी कालब का मर्तबा निकालने का क्या फार्मूला है, एम कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद। अब यहां पे चेक कर लें जी कतारें कितनी है। मैंने क्या बताया कि वो लाइन जो उफकी है, जिस तरह आप पेज पे लिखते हो हॉरिजेंटल लाइन, उफकी लाइन, वो कालब की कतार कहलाती है। तो एक ये लाइन होगी जिसके अलोंग हमने लिखना है, एक लाइन ये होगी। तो कितनी लाइनें होगी, 2। इट मीन इसके अंदर कतारें जो हैं वो 2 हैं। आगे बाय कालम क्या बताया मैंने, जहां हाशिया लगी लाइन होती है, जिस तरह जैसे ये हाशिया मार्क लगेगा ये, तो ये भी कितनी हो गई, 2। तो ये इस कालम ए का मर्तबा कितना आ गया, 2/2। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं अगले जुज की तरफ। उसी तरह हमने यहां फार्मूला पहले लिखना है, जो हमें कालम दिया गया है उसका मर्तबा। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उसी तरह कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद। तो इसमें देख लें यहां पे हमारे पास इधर हॉरिजेंटल उफकी लाइन ये कतार है, तो कितनी है इसमें, 1। इसके बाद आगे आएगा बाय, और कालमों की तादाद एक लाइन ये, एक लाइन ये, कितनी आ गई, 2। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 1/2। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट डी की तरफ। तो डी का भी उसी तरह हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे जी। कालब का मर्तबा यानी जो कालब डी दिया गया है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद। कतारें गिन लें अब इसमें, 1, 2, 3, और बाय कालमों की तादाद कितनी है, 1। इसके बाद जी की तरफ चलते हैं जी। कालब का मर्तबा और इक्वल नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद, 1, 2, 3, आगे बाय 1, 2, 3, तो 3 ही इसमें कालम है। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट एक
अहम बात जहन में रखिएगा कि अगर हमें किसी कालब के अरकान की तादाद चेक करनी हो कि उस कालब में अरकान कितने हैं, एक तो वो तरीका है कि हम उसकी गिनती कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि जितनी उसकी रोज है ना तादाद, जितनी उसकी कॉलम्स की तादाद है, उनको आपस में जरब दे दें, यानी 2 को 2 से जरब दे दें, कितना आंसर आएगा 4। तो जो दिया गया कालब है उसमें अरकान की तादाद 4 है। इसी तरह देखें 3 ज़रब 3 9, तो इसके अंदर अरकान की जो तादाद है वो कितनी होगी 9। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसको जरब दे दी नंबर ऑफ कॉलम में, तो जो जवाब आएगा वो उसके अरकान की तादाद निकलेगी। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर ना मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ कालब दिए हुए हैं और वो कहता है कि बताइए दिए गए कालबों में से कौन सा कालब किसके इक्वल है। तो जस्ट उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं। चूंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं और पेपर के अंदर बहुत कम आते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने अहम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बुक से, इसका हम आइडिया देख लेते हैं। मसावी कालब कौन सा होता है? सबसे पहले यानी हम फर्ज करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास 2 कालब हैं ए और बी। फर्ज करें कालब ए है और एक कालब हमारे पास बी है। फर्ज किया ए और बी 2 कालब हैं। अब ए कालब बी कालब के ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के कब इक्वल होगा? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ऑर्डर ऑफ बी है, ये ऑर्डर ऑफ बी, इसको स्मार्ट जो है बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर इस तरह लिखते हैं, ओ से ऑर्डर यानी मर्तबा बी का, ऑर्डर ऑफ ए यानी मर्तबा ए का। ये टर्म यूज होती है हायर क्लासों में। तो आप इसको जर्नल लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कालब बी का मर्तबा इक्वल होना चाहिए कालब ए के। और नंबर 2, दूसरी क्या शर्त है कि इनके जो मुतनाजरा अरकान है, जो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट्स हैं, किसके? कालब ए के और कालब बी के। जी, मैट्रिक्स ऑफ बी कालब बी के मुतनाजरा यानी क्रॉसपोंडिंग जो अरकान हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए किसके? कालब मैट्रिक्स ए के। तो अगर ये इस तरह है, ये दोनों शर्तें पूरी करता है, तो समझ जाना कि जो कालब ए है वो कालब बी के क्या हो गया? इक्वल। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देन, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो कालब ए है वो कालब बी के क्या कहलाएगा? इक्वल कहलाएगा, मुसावी कालब कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो वो कालब मैट्रिक्स जो है वो बराबर है, वो मुसावी नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां एक कालब है ए, यहां मैं लिख लूं 1, यहां मैं लिख दूं 3, एक कालब इधर मैं लिख दूं बी, यहां मैं लिख दूं 1, यहां मैंने लिख दिया 2 + 1। अब ये दोनों कालब एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? देखें, इसका ऑर्डर 1 2 और 1 2/1 है। इसका ऑर्डर 1 और 2 2 और ये 1 2/1 है। इसका पहला रुकन 1 है, इसका भी 1 है। इसका 3 है, इन दोनों को इकट्ठा करें, ये भी 3 है। तो ये कालब ए जो है वो कालब बी के क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट में भी ये कई मरतबा पेपर में आया है
और लॉन्ग क्वेश्चन तो है ये अहम। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसकी यूं है कि आपको जो नीचे दिए गए कालब है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, मसावी हैं, तो फिर 4 ये नंबर हैं ए बी सी और डी, इसकी कीमत मालूम करें। अब स्टूडेंट अभी हमने ये आइडिया लिया कि ये सेंटर में अलामत इक्वल की है, तो मसावी कालब की ये तारीफ कहती है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके क्रॉसपोंडेंस मुतनाजरा रुकन एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अच्छा, यहां पे हमें इक्वल तो नजर नहीं आ रहे। देखें, यहां a प्लस सी है, यहां सिफर है, तो नजर आएंगे भी नहीं। उसकी वजह, क्योंकि हमें ना तो a की कीमत का पता है ना c की कीमत का पता है, लेकिन उसकी शर्त है, कैसे, ये सेंटर में अलामत बता रही है कि वो ये कहता है कि ये कॉलम इसके इक्वल है। हमने क्वेश्चन के अंदर दी हुई शर्त को मानना है कि ये दोनों कॉलम इक्वल है। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यानी तारीफ के मुताबिक। डेफिनेशन क्या कहती है वो हम यहां हेडिंग लिखेंगे लाजमी, तारीफ के मुताबिक। किसकी डेफिनेशन, किसकी तारीफ, मुसावी कालब की। वो क्या कहती है मैं उसको यहां पे यूज करूंगा। डेफिनेशन ये कहती है कि इसका पहला रुकन उस कालब के पहले रुकन के इक्वल होता है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। इसका दूसरा रुकन a प्लस 2b इक्वल, इसका दूसरा रुकन है -7, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। तीसरी c -1 इक्वल 3, इसको मैं नाम इक्वेशन दे देता हूं थर्ड, क्योंकि ये तारीफ ये कहती है कि इसका हर रुकन उसके हर रुकन मुतनाजरा के इक्वल है। द लास्ट वन इज 4d -6 इक्वल 2d। तो तारीफ के मुताबिक मैंने इसके हर रुकन को उसके हर रुकन मुतनाजरा के इक्वल लिख लिया। अब स्टूडेंट 4 इक्वेशंस बन गई। अब असूल है मैथ का कि जिस इक्वेशन में, जिस मसावात में 2 अननोन आ जाएं, वो मसावात हम कभी हल नहीं कर सकते। यानी ना तो हमें पहले की कीमत का पता ना दूसरे की, तो फिर कैसे हल करेंगे। शर्त ये है कि पहले किसी एक की कीमत का पता हो, ताकि वो उसमें दर्ज करें तो दूसरे की निकल आए। तो गौर करें, पहली इक्वेशन में 2 अननोन है, तो ये हम इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में यहां a है यहां b है, हमें दोनों की कीमतों का नहीं पता, तो ये इक्वेशन भी, ये मसावात भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जरा गौर करें मसावात नंबर 3 पे। इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, वो कौन सा है, c। तो हम मसावात नंबर 3 को इस्तेमाल करके पहले c की कीमत निकाल लेंगे। तो यहां आप क्या लिखेंगे, मसावात नंबर 3 को लिखने से रिटर्न द इक्वेशन नंबर 3, मसावात नंबर 3, इसको हम पहले हल करेंगे। क्या है जी मसावात नंबर 3, c -1 इज इक्वल टू 3, माइनस का 1 उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो 3 में 1 जमा करेंगे तो 4। अब हमें c की कीमत जो है ना वो मिल गई है। अब स्टूडेंट जब c की कीमत मिल गई तो गौर करें, हम ये c वाली इक्वेशन की, इसकी कीमत इक्वेशन 1 में दर्ज करें तो हमें a की कीमत मिल जाएगी ना। देखिए, मैंने बताया कि जब हमें 2 कीमतें ना मालूम हो तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब चूंकि हमें c की कीमत मिल गई है, इसकी कीमत आप यहां दर्ज कर दें, तो क्या लिखेंगे, c की कीमत, द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ c किसमें, मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 a वैसे ही प्लस इस c की जगह क्या कीमत निकली, 4 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। अब जमा का 4 जब जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 में जब नफी 4 जमा करेंगे तो जवाब क्या रहेगा, -4 ही।
देखें ए की कीमत भी निकल आई, सी की कीमत भी निकल आई। अब जरा गौर करते हैं, कहता है कि यहां इसका जवाब इसके जवाब के इक्वल होना चाहिए। पहले नहीं था नजर आ रहा क्योंकि हमें कीमतों का नहीं पता था। अब हमने सी और ए की कीमत निकाल ली, तो जरा गौर करके देखें, इस ए की जगह लिख दें नफी 4, इस सी की जगह लिख दें 4, तो नफी 4 जमा 4 कितना हो जाएगा? 0। तो इधर भी कितना है? 0। तो इससे हमें यह भी आइडिया पता लग जाता है, हो जाता है कि हमारी ये दोनों कीमतें जो हैं वो ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 को हल करने की तरफ, क्योंकि वहां पे ए और बी दो नामालूम थे पहले, लेकिन अब चूंकि हमें ए की कीमत का पता चल गया है, तो यहां हम दर्ज करके बी की कीमत निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे जी? ए की कीमत किस इक्वेशन में? मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन है सेकंड, इक्वेशन 2। तो क्या है जी? a प्लस 2b इक्वल नफी 7। ए की कीमत कितनी निकली? -4 प्लस 2b इक्वल -7। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा। उधर पहले नफी 7 है, नफी 7 जमा 4, तो नफी का कितना आ जाएगा? 3। अब हमें चूंकि चाहिए बी की कीमत, तो दोनों तरफ 2 पे कर दे तकसीम, डिवाइड। ये तो पता है असूल का कि उससे पहले जरब हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो ये बी की कीमत निकल आई। अब ए बी सी हो गया, डी रह गया, तो इक्वेशन नंबर 4 को लिखते हैं जी। मसावत नंबर 4 को लिखने से, तो 4 मसावत कौन सी है जी? 4d -6 इक्वल 2d। अब d इस साइड पे ले आए तो माइनस का हो जाएगा, और 6 को उधर ले जाएं तो जमा का। 4 में से 2 गए तो 2d इक्वल 6। दोनों तरफ 2 पे कर दे तकसीम, तो d की कीमत स्टूडेंट कितनी निकल आएगी? 3। तो देखें ए बी सी और डी चारों की कीमतें निकाल ली। अब चेक करें अपनी तसल्ली के लिए कि अगर हम ये चारों कीमतें जहां जहां इनकी जगह है वहां दर्ज करें, तो आपको नजर आएगा कि इसके रुकन पहला इसके पहले, दूसरा दूसरे के इक्वल है। ये हमने चेक कर लिया। इधर देखें, इस ए की जगह लिखें नफी 4, नफी 4 जमा 2 इंटू इस बी की कीमत नफी 3/2, 3/2 नफी का होगा, ये 2 बटे वाले 2 से कट जाएगा, ऊपर इधर नफी 3 बचेगा। ए की कीमत नफी 4 है, नफी 4 और नफी 3 कितना हो जाएगा? नफी 7। तो इधर भी कितना है? -7। इसके बाद यहां पे चेक करते हैं, सी की कीमत कितनी निकली? 4। 4 में से 1 निकालें, कितना आता है? 3। तो इधर भी कितना है? 3। लास्ट 4 इंटू डी, डी कितना निकला है? 3। 4 को दें 3 से जरब 12, 12 में से 6 निकाले 6, यानी यहां का आंसर 6 बनता है। अब इधर 2 इंटू डी, डी की कीमत कितनी निकली? 3। 2 को दें 3 से जरब तो 6। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि हमारे आंसर ठीक हैं। और दूसरा हमें यहां से यह भी आइडिया हो जाता है कि वाकई ही जब हमने स्टार्ट में ये लिखा कि मुसावी कालब की तारीफ के मुताबिक, तो हमने इसको इसके इक्वल क्यों रखा है? ताकि हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकें। अहम क्वेश्चन है, कई मरतबा ये पेपर में आया है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 जो है वो यहाँ पे होती है खत्म। अगली एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके पास मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।